honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. महाकुंभ में मुझे आकर इतनी प्रसन्नता हो रही है जितनी मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं हर साल इस उत्सव को देखता था और पहली बार मुझे यहाँ पर आने का मौका मिल रहा है और आप सज्जनों के दर्शन का भी मौका मुझे प्राप्त हो रहा है। तो जो टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ के जो सनातन यूट्यूबर्स हैं या फिर जिनको हम हिंदू यूट्यूबर्स कह सकते हैं या फिर हिंदू इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, क्या वो सनातन धर्म को समझते हैं या फिर वो जाने अनजाने में हमारे ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आपके नज़र में कुछ लोग और पड़े होंगे जैसे कि कथावाचक होते हैं, क्या वो भी सनातन धर्म को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा आपको। देखिए, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं ना, तो भगवान की प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। एक कर्म योग है, एक भक्ति योग है और एक आपका आता है ज्ञान योग। जब आप कर्म योग की बात करते हो तो कर्म को बिना फल की इच्छा के कीजिए और उसको भगवान को समर्पित कर दीजिए और समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़िए, ये कर्म योग हो जाता है। इसके अलावा भक्ति योग हो जाता है पूरी तरीके से समर्पण। और तीसरा ज्ञान योग, कि आपको अपने जीवन को समझना है कि मेरी उत्पत्ति किस कारण से हुई है और उसके बाद उस कारण को जानते हुए अपने कर्म को करना है। हम यहाँ पर देख सकते हैं अपने समाज में आज की डेट में एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्ति योग वो प्रेमानंद जी महाराज हमें करते हुए दिखते हैं, या फिर ज्ञान योग का आप उदाहरण ले सकते हैं राम भद्राचार्य जी, जिन्होंने अपनी गवाही के द्वारा जो राम मंदिर है उसके निर्माण की उन्होंने नींव रखी थी। तो हमारे सामने इन्फ्लुएंसर्स के ऐसे उदाहरण भी हैं जो धर्म ध्वज रक्षक हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें कुछ उदाहरण इस प्रकार के भी मिलते हैं जहां पर कुछ लोग अपने ही धर्म को उसकी नींव लाने के लिए लगे रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहूंगा। कुछ लोग हैं, जैसे कि आप सिनेमा जगत से देखिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नाम ले सकता हूँ, मुझे एग्रीमेंट मिला है उस चीज का। तो अनुराग कश्यप की मैं बात करूंगा, उन्होंने किस प्रकार की फिल्में बनाई हैं, लीला, भूल, इस प्रकार की फिल्में उन्होंने बनाई हैं जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये दिखाया है कि हिंदुत्व और हिंदू दर्शन जो है वो इस विश्व को समाप्त कर सकता है। आप ये फिल्में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वैसे मैं मना ही करूंगा देखने के लिए, बट एटलीस्ट आप उनका रिव्यू पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप किताबों के जगत में जा सकते हैं, किस प्रकार से हमारे सिलेबस को चेंज किया गया है और करने वाले कौन थे, नूरुल हसन एंड ऑल, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। किस एवरी सेंस, एवरी पैरामीटर, भारत जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहा था उस दिशा के अंदर इस सेकुलराइजेशन को लाया गया था। तो इस सेशन का जो इंट्रोडक्शन है मैं आपको दे चुका हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे, विनोद अन्ना है मेरे साथ। विनोद अन्ना इज रनिंग हिज ओन प्लेटफॉर्म, विनोद अन्ना, एंड वी हैव कार्तिक इज एन एस्ट्रोलॉजर जो कि हमारे साथ इन विषयों पर बात करेंगे। सो कार्तिक, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा, जिन इन्फ्लुएंसर्स की हम बात कर रहे हैं और हमारा टॉपिक ये है कि क्या वो सनातन को समझते हैं। हम देख सकते हैं कि यूट्यूब के ऊपर देयर आर पीपल लाइक ध्रुव राठी जो कि स्पेसिफिक होकर बोलते हैं कि जो हिंदुत्व है वो बाकी जो विचारधाराएं हैं उनसे बहुत खतरनाक है और उनको प्रश्रय मिलता है, जैसे राहुल गांधी ने सेम स्टेटमेंट दिया था एक समय पर। तो डू यू थिंक कि ये जो लोग हैं सनातन धर्म को समझते हैं और क्या ये सनातन धर्म के लिए एक प्रकार का डेंजर साबित हो रहे हैं? सो नमः शिवाय एवरीबॉडी। मेरे हिसाब से तो वो सनातन को समझते हैं, और क्योंकि वो सनातन को समझते हैं उनको पता है कि सनातन की स्ट्रेंथ क्या है और उसी स्ट्रेंथ को वीकन किया जा रहा है। सनातन की स्ट्रेंथ हमेशा से रहा है उसका वर्ण सिस्टम। वी वर नेवर अ कास्ट सिस्टम। वर्ण सिस्टम वाज प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। जैसे एचआर हमारा सिस्टम होता है, कोई एचआर में होता है कि भाई वो अकाउंट्स वाला बंदा है उसको सेल्स में तो नहीं डालेंगे क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है। अभी जो सेल्स का बंदा है ही कैन नॉट डू अकाउंटिंग। तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो सिस्टम किया था दैट वाज ऑलवेज बेस्ड ऑन वर्ण, व्हिच वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट सिस्टम।
अभी उसी सिस्टम से अगर भारत चला होता तो आज के टाइम में जो हमारे 90% ऑफ द प्रॉब्लम है वो विजिबल नहीं होते। और उसी चीज के लिए यू नो आई बीन टॉकिंग कि भाई भारत नीड्स टू ग्रो टू अ गुरुकुल सिस्टम ऑफ लर्निंग। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमको पेड़ के नीचे सीखना है, क्योंकि काफी लोग उसको एक लिटरल सेंस में समझने लगते हैं कि भाई कार्तिक जी हमको धोती पहन के सीखना पड़ेगा या झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। नहीं, यू कैन स्टिल हैव दैट सेम रैशनल माइंडसेट एंड हैव अ क्लासरूम सेटअप। लेकिन जब तक ये हम नींव को नहीं समझेंगे, प्रॉब्लम ये है कि हमारे सर्टेन कथावाचक है कहीं ना कहीं वो सनातन की स्ट्रेंथ कम समझते हैं, और जो हमारे शत्रु है उनको शत्रु बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको पता है सनातन की स्ट्रेंथ क्या है, और उसी स्ट्रेंथ को उन लोग नींव से काट रहे हैं। मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्ट्रेट आउटलुक है, क्योंकि मैं बेसिकली एक राज ज्योतिषी हूं, और राज ज्योतिषी बाय नेचर इज लाइक ए एजेंट। हाँ, वो हर चीज में, जैसे कुंडली भी देखेगा तो सबसे पहले वो देखेगा कि भाई दीवार के किले कहां से वीक है, कहां से अटैक हो सकता है, इसलिए वी बाय नेचर आर लाइक दैट। तो मेरा एक सिस्टम क्लियर है कि भारत को एक क्षत्रिय वर्ण को अपनाना पड़ेगा। ये जो गुड बॉय इमेज लेके हम चलते हैं कि भाई ये बोलेंगे तो यार उसको गलत लगेगा, सांप्रदायिक सौहार्द बना के चलना पड़ेगा, यार इनको बोलेंगे तो ये लगेगा। नहीं भैया, भारत के लिए अगर ठीक है तो भैया वो बोलना पड़ेगा। और ये एक बड़ा ऑब्जेक्शन मैंने रेज किया था जब वक्फ बिल का मैं डिबेट देख रहा था लोकसभा और राज्यसभा में, आप लोगों ने भी देखा होगा। और नैरेटिव यही था कि भाई ये बिल अच्छा है क्योंकि देखो अब मुस्लिम महिला को ये मिलेगा, देखो ये इसके लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। मेरा कहना ये था कि भाई आप सत्य बोलो ना कि भैया ये जो लॉ है बाय डेफिनेशन इज नॉट इन कोएग्जिस्टेंस विद द बेसिक इथॉस ऑफ भारत। तो ये जो हमको गोल गोल बातें करने की जरूरत है, जैसे कश्मीर का प्रॉब्लम है, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं जब छोटा था तभी मैं ये JKLF का एक फेमस स्लोगन था, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन। और मैं छोटा था तब से वो सोच रहा था कि भाई ये ठीक तो बोल रहा है, खाली गन का डायरेक्शन अलग होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको ये एक वोक माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि भाई हमको सबको खुश करना है, हम बुद्ध के देश है भैया, भाई बिन हुए ना प्रीत। आप भूलोक में रह रहे हो, मंगल यहाँ का राजा है, मंगल इज बेसिकली गोइंग टू डिफाइन हाउ मच लैंड यू कैन ग्रैब। तो अगर हम कोई वॉर भी अगर है और वहां पे हमने कुछ लैंड नहीं लिया तो भैया वो वॉर की कोई वैल्यू नहीं है भूलोक के रूल्स के हिसाब से। तो ये मेरा फैक्ट है कि भैया मैं जितने कथाकारों को देखता हूँ, काफी लोग दुबई आते रहते हैं तो मेरी ओपन बात भी होती है, और मैं उनको वही बोलता हूँ कि भाई आप ताली बजाते हो, भजन गाते हो, प्रसाद बेचते हो, वो ठीक है, बट समवेयर डाउन द लाइन आपकी भी ड्यूटी है कि एक जो वर्ण सिस्टम है उसको हमको क्षत्रिय वर्ण करना पड़ेगा। आप सब लोग सेफ रह के नहीं कर सकते हो कि यार ये तो मोदी जी कर ही रहे हैं, यार ये तो बीजेपी कर ही रहे हैं, यार हम क्यों करें, हमारी तो भजन करके हमारे पैसे तो आ रहे हैं। नहीं भैया, सब अगर वही सोचने लगे तो भारत का क्या होगा। तो सारे कथाकारों को, सारे लोगों का यही चीज है कि भैया डोंट, वो गुड बाय इमेज जो है उससे आप निकल जाओ और फैक्ट को एज इट इज कहो। लोगों को भी ये समझना चाहिए कि भाई जो भी कथाकार होगा उसको 100% नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसे ज्योतिष में मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूं, भाई नॉलेज इज एन ओशन, स्टार्ट स्विमिंग। उसी हिसाब से एक कथाकार हो सकता है एक दो जगह गलती करेगा भी, तो उसको इतना भी ट्रोल मत करो, प्रोवाइडेड ही इज डूइंग मेनी अदर थिंग्स करेक्ट। तो दिस विल बी माय ओपनिंग स्टेटमेंट कि समवेयर डाउन द लाइन एक माइंडसेट को हमको चेंज करना पड़ेगा और ये गुड बॉय में छोड़ना पड़ेगा कथाकार को और हमको भी। ओके, ग्रेट पॉइंट्स बाय कार्तिक। एंड विनोद, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ दैट जब हम बात करते हैं कथाकारों की, बिकॉज ही टच्ड अ वेरी गुड पॉइंट, जो हम कथाकार कहते हैं, कहानी आजकल सुनाने वाले बहुत से बाबा घूम रहे हैं। सो लास्ट इवनिंग आई वाज लिसनिंग टू अ न्यू बाबा एंड ही वाज सेइंग कि यदि शूद्र कितना भी अच्छा कार्य कर ले तो भी उसको इज्जत प्राप्त नहीं होनी चाहिए, एंड अ ब्राह्मण
if he is doing a wrong also, doing something wrong also, तब भी उसको इज्जत प्राप्त होनी चाहिए. And he was saying all this in front of villagers, people from villages. So my point is that people like them, when we have people like Ram Bhadracharya ji, जो openly इस बात को बोल चुके हैं कि we have to work for हिंदुत्व. आज के समय में वो आपको जाति में बंटने का समय नहीं है. We have योगी जी who has said कि बटोगे तो कटोगे. 1000 साल का नारा है हमारे लिए, 1000 साल तक चल सकता है नारा. But we have people like them जो कि गांव में जा रहे हैं, जिनके सामने 5-10 हजार 15-20 हजार लोग बैठते हैं और वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, and they are having some impact also. So do you think कि जो ये नए नए कहानीकार निकल कर आ रहे हैं पिछले 15-20 सालों में, एक फ्लडिंग हो गई है because after 2014 जो हिंदुत्व है उसकी एक छोटी मोटी लहर तो हमें दिखती है, पहले से बहुत चेंज है, राइट. हम जो चाहते हैं वो चीज़ शायद नहीं हो रही है अभी भी, लेकिन बहुत चेंजेस हैं पहले से. सो ये जो पूरा फ्लडिंग हो गया है, डू यू थिंक कि इसका इम्पैक्ट जो है वो हिंदुत्व का जो नैरेटिव है उस पर गलत होगा? जय श्री राम. The way Anuj ji said in the beginning, that is exactly how Islam flourished. Do you agree with me? The concrete ideas. First of all, what is the difference between Hindutva and Islam? Let's come to that first. Hindutva and not just Islam, Hindutva and other religions. What is the difference? Any other religion, whoever they call the so-called dharmas of the world. First of all, dharma doesn't belong to any other religion except Hindutva. Another thing is the difference. Any other religion has become a religion from the book. First comes the book and then the religion. But Hindutva, the way of life has become a book. Alright, do you agree with me? What is the difference? The core difference lies in here, that the other religion is a closed book of thought. It becomes an ism, like secularism, Gundaism, Rowdyism, Islamism, Christianism. But Hindu is not an ism, it's a tattva, Hindutva. And the core of the discussion is how many of the social media influencers know what really Sanatan is, Hindutva is, right? Right. And you can understand how many of us know, whoever is so fashionably taking their cell phones and talking all kinds of things about Hindutva, and they need encouragement, they need views, and in the growing era of the Hindu trend nowadays, all the filmmakers, celebrities, everybody is making use of it, even businessmen. Recently this happened with Malabar Gold. Unfortunately, the courts, the judiciary system is not with us. So coming back to this, people write any kind of nonsense, people post any kind of videos just for the sake of views. Simple successes are turning into such a volcano of ego within them that they do ridiculous amount of things. When they get followers, they go up to making policy changes. They will go up to dictating the governments. This is exactly what happened with this actor idiot whom we call as German Shepherd. And you know who is he? I don't want to take his name and give him more views here. So, having the knowledge about Hindutva, if you go back to the Gurukul system, like he was saying very brilliantly, first there used to be Shravan, Manan, Dhyasa, listening to the Guru, sitting there, spending some time there. Only then Hindutva gets into your blood. It's not about reading an article and going in on Insta and talking all kinds of things. I got this, the hashtag says Bhagavad Gita decoded. In the comment section, you will find all kinds of sarcasm about that line. And this guy goes into the comment. If you actually look into the comment section, you will know whether he actually know that line in Bhagavad Gita. Sri Krishna, when he said that particular line to Arjuna, he is not fighting in the comment section trying to convince Duryodhana. What he did, he transformed Arjuna. He went about it like one mind at a time, transforming people. The so-called influencer, when you are in social media, are you actually transforming anybody? Are you inspiring anybody? Or are you just posting videos just for views?
is what we need to look at it very deeply. And this trend is actually happening in social media nowadays. More of Hindutva trend, taking for views, and Instagram people are actually turning into babas someday or the other. The viewers whom we are giving them views also have a responsibility in this. We should actually decide whether the guy, we should dig deeper. Who is this guy? Where is he coming from? Is he coming from some website article reading about Hindutva and then tomorrow immediately starting a channel? Or is he coming from an ashram, Gurukul? Is Hindutva there in his blood? The way we function, because this is not an era of Kurukshetra where we fight each other with sickles and axes and bows and arrows. This is an era of information. Instagram is deciding things, which is a worst case. Mark Zuckerberg will take all the karma, but actually we should actually hold this responsibility in taking this. Which way are we taking this? I have more points to say, but I'll leave the discussion to next. Okay, great points, विनोद अन्ना. So जैसा कि विनोद ने कहा अबाउट द इन्फ्लुएंसर्स में कुछ बड़े बड़े नाम हैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फिल्म मेकिंग में, उनके मैं कुछ बयान में आपको बताना चाहता हूँ. तो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, करोड़ों में व्यूज आते हैं उनके. वो सीधा सीधा जो हिंदुत्व है उसको फासिज्म बोलते हैं. नाम उनका ध्रुव राठी है. और कुणाल कामरा इज अ कॉमेडियन. कुणाल कामरा के आपने स्टैंड अप कॉमेडीज जो है देखे ही होंगे. उन्होंने हिंदू रिचुअल्स को सीधा सीधा ब्लाइंड फेथ बोला है. इसके अलावा रवीश कुमार आज की डेट में इन्फ्लुएंसर ही हैं, वो आज की डेट में जर्नलिस्ट नहीं हैं. इसके अलावा स्वरा भास्कर के बयान राम मंदिर के ऊपर, स्वरा भास्कर के बयान आपके सीए के ऊपर उन्होंने किस प्रकार के बयान दिए आई थिंक हम सब जानते हैं. तन्मय भट्ट, किस प्रकार से भगवान गणेश का उन्होंने अपमान किया था. ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है हमारे सामने है. फिल्म मेकिंग में आप ले लीजिए, अनुराग कश्यप का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. उनकी 2 फिल्में आप एक बार देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि किस प्रकार से फिल्में बनाई गई हैं. और वो भारत के अंदर जहां पर आप लगा लीजिए कि 80% के करीब, वैसे थोड़ा हम कम हो गए हैं वैसे, बट 80% के करीब हिंदू वहां पर रहते हैं. तो मेरा इसमें मानना ये है कि ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज दे आर कन्विंस्ड, अंदर से दे आर कन्विंस्ड दैट व्हाटएवर दे आर डूइंग इज राइट. वो सही समझते हैं उसे, जो वो कर रहे हैं, जैसा कि हम भी समझते हैं. तो वो उसको सही समझकर कर रहे हैं. और वो कन्विक्शन जो है वो कहीं ना कहीं से भीतर से आ रही है. उनके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो उन्होंने इंफॉर्मेशन ग्रैब किया है ओवर द ईयर्स, उसके आधार पर वो कन्विक्शन आ रही है. उन्होंने जो पढ़ा है, उन्होंने जो उनके बड़ों ने उन्हें बताया है, या जो भी जिस भी तरीके से उन्होंने इंफॉर्मेशन ग्रैब किया थ्रू देयर 5 सेंसेस. सो कार्तिक, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हाउ डज दिस कन्विक्शन कम, ये भीतर से कन्विंस होना अबाउट दैट, बिकॉज वी हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट आप अगर इंग्लैंड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यूके की बात करते हैं, वहां पर क्राइम का जो रेट है वहां पर मुश्किल से करीब 4% मुस्लिम समाज रहता है, लेकिन क्राइम में उनकी भागीदारी 18% है. और करीब 1-1.5% हिंदू समाज रहता है और क्राइम में उनकी भागीदारी 0.01% समथिंग आ रही थी. मतलब गिनती के क्रिमिनल नहीं थे, वो क्रिमिनल भी छोटे मोटे काम में होंगे, कुछ छोटी मोटी चीजें, पासपोर्ट नहीं लाए और कुछ इस टाइप का कुछ होगा. बट जो दूसरी साइड है वहां पर जो क्राइम है वो रेप है, वो मर्डर है. रॉथरहम जैसे शहर पूरे के पूरे रेप कैपिटल बन चुके हैं. और अभी कुछ ही दिन पहले आई थिंक वी हैव अ न्यू लीडर इमर्जिंग इन यूके, उसका नाम टॉमी रॉबिन्सन है. उस व्यक्ति ने एक रैली निकाली, उसमें करीब दे आर क्लेमिंग के 8 से 10 लाख ब्रिटिश पेट्रियट्स जो थे वो उसके समर्थन में आ गए थे. टॉमी रॉबिन्सन इज बेसिकली अ पर्सन जो कि इस्लाम को हेड ऑन ले रहा है. उसके ऊपर बहुत थ्रेट्स हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर नहीं लाना चाहूंगा. बट मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये कन्विक्शन, ये सब कुछ सारा डेटा, और ये सिर्फ मैं यूके की बात नहीं कर रहा हूँ, जर्मनी में सेम डेटा है, फ्रांस में सेम डेटा है, यूएस के अंदर 1% मुस्लिम समाज है, लेकिन 9% वहां का क्राइम जो है वो मुस्लिम समाज कर रहा है.
आप हिंदू का लगा लीजिए, हिंदू जो है वो 1% से भी कम है वहां पर, और लगभग 6% वहां का टैक्स हिंदू देता है। लेकिन हिंदू फोबिया एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है और वहां पर मुस्लिम मेयर चुनकर आ रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड, कि इतने सारे एविडेंस होने के उपरांत भी ये लोग स्वयं को कन्विंस कैसे कर लेते हैं दैट हिंदुत्व इज फासिज्म, हिंदुत्व इज दिस दैट। ये कन्विक्शन कहां से आता है? सबसे पहले मैं कोलैबोरेट करना चाहूँगा जो विनोद बोल रहे थे इन टर्म्स ऑफ द व्यूज़ जो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को मिलते हैं। मैं मेरे एक एग्जांपल दूंगा, जैसे ज्योतिष में आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनका नाम नहीं दूंगा, जो बेसिकली लो कट ब्लाउज पहन के या बेसिकली जस्ट शोइंग द क्लीवेज और अपने आप को ज्योतिष बना देते हैं, और उनका व्यूज देखो मिलियंस में होते हैं। हाँ, राहु केतु की रेमेडीज देख लो, आपका चंद्र कैसे अच्छा होगा वो देख लो। और प्रॉब्लम ये है कि वो जो उनको फॉलो करते हैं वही लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि भाई ज्योतिष इसको आता नहीं। हाँ, तो मैंने बोला हाँ, उस लेवल का तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि हमने तो 20 साल हमने हिमालयाज में पढ़े हैं, गुरुदेव के चरणों के नीचे पढ़े हैं। हमको ऐसी राहु केतु की रेमेडीज तो आती नहीं, और महादेव ना करे कभी आए। पर एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये भी है कि भाई उनको फॉलो कौन कर रहा है। जैसे मेरे को किसी ने, क्योंकि ये टॉपिक था, तो मेरे को किसी ने दुबई से एक रील भेजी और बाद में मैंने उन कथाकार को फॉलो किया। तो बेसिकली उनकी हजारों रील है विच आर वेरी फनी। आई थिंक अनिरुद्धाचार्य या ऐसा कुछ उनका नाम है, which is very very funny, but the problem is कि भैया वो चक्कर में आपने अपनी पॉपुलैरिटी तो बढ़ा दी, लेकिन आपने अपना वर्ण तो गिरा दिया। जैसे आप फेमस हो गए एज ए ज्योतिषी, मे भी आपके पास 1 साल की वेटिंग लिस्ट होगी, लेकिन पर से आपने वेदव्यास से तो थ्रो कर दिया, क्योंकि आपने ज्योतिष को तो यार गटर पे ला दिया। पर हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको एकदम क्विक रिजल्ट्स भी चाहिए, और ये क्विक रिजल्ट वाला भी एक प्रॉब्लम है हमारे हिंदू माइंडसेट में कि भाई गणेश जी को तो यार 5 वीक से हम खिला रहे हैं, हमारी नौकरी तो लगी नहीं, अभी इस वीक से तो हम विष्णु जी के पीछे जाएंगे। और समवेयर डाउन द लाइन दैट इज अ फॉल्ट लाइन आल्सो व्हिच अदर पीपल अंडरस्टैंड। क्या एक तो वर्ण में इनको बांट लो, दूसरा इनको इतना बांट दो कि भैया वो दिवाली में भी इन लोग लड़ मरे कि भाई दिवाली तो भाई 21 को है कि 22 को है। वो बोलेगा नहीं हम तो शैवाइट है, हम तो 21 को करेंगे, नहीं हम तो विष्णु के भक्त, हमको तो 22 में करेंगे, नहीं हमको वृंदावन के पंडित जी ने बोला हमारे तो ये होगा, नहीं हमको सोमनाथ जी के पंडित जी ने बोला ये होगा। तो मैं जब एज ए राज ज्योतिषी एक बर्ड्स आई व्यू देखता हूँ, तो ये सब तो बहुत क्लियर फॉल्ट लाइन्स है कि भैया जहां हम हमारे जो टॉप लोग होते हैं वही कोई एक चीज को भाई डिसाइड नहीं कर पाते हैं। So this is all my problems। और यही चीज जो है वो शत्रुबोध उनको है कि भाई हिंदू तो एक तो रैशनल है, हाँ, उसके सामने आप कुछ भी बोल सकते हो, कहीं पे भी वो आपको कुछ स्ट्रीट पावर दिखाएगा नहीं। दूसरा, वी आर वेरी गुड पीपल, लोग क्या कहेंगे ये तो हमारे प्रॉब्लम है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। मेरे को एक बहुत बड़े डॉक्टर है अमेरिका में, तो उनका मैसेज है कि कार्तिक जी आप जबरदस्त बोलते हो, आप लीडर हो, व्हाट यू आर डूइंग इज ब्रिलियंट, लेकिन मैं आपके जितना बोल नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो मैंने बोला कि यार तू ये मुझे बता रहा है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं कहां बैठा हुआ हूं। And by grace of Mahadev, I have got 10 times more than you. I have got no reason to talk fearlessly like this. लेकिन कहीं ना कहीं ये सोमनाथ का खून है, और लगता है कि यार ऑल सेड एंड डन कहीं ना कहीं यार भारत के बारे में तो किसी को बोलना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि स्वयं के ऊपर दल, दल के ऊपर देश, तो देश के बारे में कौन बोलेगा? बाकी तो पॉलिटिक्स सोच चलती रहेगी कि बिहार इलेक्शन में कौन जीतेगा, अरे सर 5% कुर्मी है, 1.5% ये है, 3% वो है, बस हमने वही करना है। तो मैंने काफी टाइम से ये बोलना शुरू किया है कि भाई भारत की जो सिचुएशन है, भारत के जो इन्फ्लुएंसर्स है, हम सब कंबाइन करके वी आर ओनली डिलेइंग अ सिविल वॉर, वी आर डूइंग प्रेशियस लिटिल टू स्टॉप अ सिविल वॉर। और ये मैं बहुत क्लियर हूं क्योंकि हमारा जो एक इंडियन माइंडसेट है
वो ये है कि हमेशा हम इकोनॉमी को इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर रखते हैं। उससे बड़ी मूर्खता है ही नहीं। इंटरनल सिक्योरिटी से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाओ, फिर भी आपका देश ऐसा लगेगा कि यार ये वियतनाम और कोलंबो से भी आपका रोड बेकार है। और ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि आज 80 करोड़ को आप खिला रहे हो, कल को जाके 90 करोड़ को आप खिलाते रहोगे। कोई ना कोई इलेक्शन आएगा, वहां पे लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला कार्तिक, लाडला ये वो चलता ही रहेगा और हमको चुप रहना पड़ेगा। क्यों चुप रहना पड़ेगा? क्योंकि यार ये थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है यार। तो भारत एज ए नेशन को ग्रो अप करना पड़ेगा, हमको एज ए सिविलाइजेशन ग्रो अप करना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव टू स्पीक अप एज ए कम्युनिटी। हम स्ट्रीट पावर ना दिखाए, हम रास्ते पे दंगा नहीं करना है, बट अगर कहीं पे खड़े होकर बोलना है तो हम ये नहीं बोल सकते कि यार हम बोलेंगे तो अननेसेसरी यार प्रॉब्लम में आ जाएंगे और सब कुछ तो है अपने पास यार, जब तक प्रॉब्लम घर के अंदर ना आ जाए तब तक ठीक है और वो बाहर वाले संभाल लेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये माइंडसेट हमारा है कि भाई वॉर इज अवर लास्ट ऑप्शन। भैया लास्ट ऑप्शन क्यों है? हम बुद्ध का देश है। क्यों भाई बुद्ध का देश है? बुद्ध का देश मिलकर आपको क्या मिला है? हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं कि देखिए हम हमारे ऊपर बहुत सारे आक्रांत आए लेकिन हम कन्वर्ट नहीं हुए। भैया एक बार भारत का अखंड मैप देख लो, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। तो ये जो फॉल्स ब्रावाडो है, हम कहते हैं कि भाई कुछ तो है, हस्ती हमारी मिट्टी नहीं, वो सब शायरी अच्छी है, बट अनकंफर्टेबल ट्रूथ है भैया हम कट के सेक्टर नंबर 4 में आ जाएंगे अगर हम जागे नहीं। और वो जगाना हम सारों का कर्तव्य है, इंक्लूडिंग अवर कथावाचक, इंक्लूडिंग अवर इन्फ्लुएंसर्स, इंक्लूडिंग अवर ज्योतिषीज। क्योंकि मैं ये कॉमन चीज बहुत सुनता हूँ, यार आप पॉलिटिक्स पे बात क्यों करते हो, आप तो एस्ट्रोलॉजी हो। मैं बोलता हूँ भैया जो कृपाचार्य थे, आप इंडियन हिस्ट्री देख लो, वो सारों ने अपने युद्ध के टाइम में तलवार उठाई है, धनुष बाण उठाया है, क्योंकि उनको पता है कि उनका कर्म 9th हाउस ऑफ धर्म में है। वहां पे गुरु एग्जॉल्ट, वहां पे गुरु अपना मंत्री कौन लेता है। तो अगर आप बोल नहीं सकते हो, देन यू हैव नो राइट टू बी कॉल्ड योरसेल्फ एज अ ज्योतिषी। तो ये मेरा एक लिमिटेड पॉइंट है कि वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस वोक माइंडसेट। अगर यूएई जैसा कंट्री क्लियरली कह सकता है कि यार मुस्लिम ब्रदरहुड इज बैंड, हमास इज बैंड, यू कैनॉट से रिवर टू द सी ओवर हियर, यू नो यू कैनॉट। तो ये सरतन से जुदा तो मैंने 25 साल में कभी यूएई में सुना नहीं है। कभी कोई एक केस नहीं आया कोई भाई थूक के खाना बना रहा है। तो हमको ये सब सोचना पड़ेगा कि क्या डेमोक्रेसी हमको फायदा दे रही है कि एक्चुअली नुकसान कर रही है। तो आई लीव यू विद दैट थॉट। I think I'd like to add a few points because he has touched few very important topics here. One is where are these idiots getting this conviction from? Number 2 is why is Hindu phobia growing so much in the West? One is who's the Tommy Robinson. He coined a beautiful word. Who was taking on Islam in the West. He coined a beautiful word called Islamophile or something. Which in the from a man of that stature, usually these words are coined by social media influencers, but a person in the ministerial level is using it because he's identified this danger to that state. Number one. Another thing is, where are these people getting this conviction from? If you look at the recent happenings in the Hyderabad, where the Islamists have got guns and they are shooting police and gorakshaks in the broad daylight. No police is capturing them. Even if they capture, you know what is the punishment of one go hatya? 1,000 rupees in the court. And how many years jail? 6 months. You know, it is like you go slaughter how many number of cows you want and pay 1,000 rupees. Cow 2-3 biryani, judge ko ek, lawyer ko ek. This is how the judicial system is. But you know what happened in UP? Gohatya is a big crime that you have to the punishment is 5 years jail and 10 lakh cash, I guess. In Maharashtra the rules are stringent, in Gujarat the rules are stringent, but in many other states like Andhra, Telangana, these places absolutely there are no laws and the lawmakers are state, right? Chief Minister has to make that laws. He's not doing it, and how can these idiots not get any power to do such things? Even on social media, you can rant anything on Hindu gods and there is no punishment.
So, huge amount of work has to be done in this area in policy making, in the empowering the state governments, and where this power has to come from us. We have to pressurize the governments, is what I want to say. आई थिंक ग्रेट पॉइंट्स मेड बाय बोथ ऑफ देम एंड मैं इसमें थोड़ा सा कहानी को थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ आप सबके लिए। और मुझे लगता है कि दो क्षेत्र ऐसे हैं भारत के भीतर, एक एजुकेशन और एक एंटरटेनमेंट। इन दोनों क्षेत्रों ने भारत के किसी भी व्यक्ति का, इवन माई सेल्फ, मैं आपको अपनी कहानी थोड़ा सा बताऊंगा कि आज से करीब 15 साल पहले मैं जब एक विद्यार्थी का जीवन जी रहा था, उस समय यदि हम कॉलेज में, स्कूल में अगर कुछ इस प्रकार से कुछ बोल देते थे कि आई एम अ हिंदू, तो हमें सामने से सुनना पड़ता था हिंदू होने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। किसी दूसरे रिलीजन के लिए ये शब्द सुनने में नहीं आते थे। मैं बहुत सोचता था इस बात को उस समय। आंसर इसके मुझे बाद में मिले। मैं थोड़ा सा आपको कहानी में पीछे लेकर जाऊंगा। 1813 में अंग्रेज जो है चार्टर्ड एक्ट लेकर आते हैं। उसके बाद अंग्रेज एक प्रक्रिया शुरू करते हैं भारत के अंदर। भारत के जो गुरुकुल थे उनको स्टडी करने की प्रक्रिया चालू करते हैं। कुछ अंग्रेज कहते हैं कि भाई इनको इनकी भाषा में पढ़ा दो, कुछ दूसरे अंग्रेज कहते हैं नहीं भाई इनके ऊपर अंग्रेजी को थोप दो। और इस प्रकार से वो घटनाक्रम चलता है। भारत के गुरुकुल का विश्लेषण किया जाता है। उसके अंदर निकलकर ये आता है कि जितने ब्राह्मण बच्चे पढ़ रहे हैं उससे कई कई गुना अधिक उन कास्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका नाम लेने पर कालांतर में आपके ऊपर केस दर्ज हो सकते हैं। ये मैं गुरुकुल की बात बता रहा हूं, ये रिकॉर्डेड है, अंग्रेजों के पूरा डेटा है इस पर। आप देखिए 1813 से लेकर 1830 तक के रिकॉर्ड है, 1825 तक के कितनी स्टडीज की गई है, मुनरो रिपोर्ट एंड ऑल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मुनरो रिपोर्ट ही थी। तो आप इनको स्टडी कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही हमारे पास मैकॉले आते हैं, मैकॉले पूरे सिस्टम को चेंज कर देते हैं, पूरे सिस्टम को तहस नहस कर देते हैं। भारत से गुरुकुल खत्म हो जाते हैं। भारत के अंदर अंग्रेजी भाषा का प्रचार जो है किया जाता है, क्योंकि जो एंग्लिस्ट थे वो जीत गए थे और भारत के अंदर अंग्रेजी प्रभावी हो जाती है। उसके बाद जो जॉब होती हैं वो अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने वालों को मिलने लग जाती हैं, और जो हिंदी बोलते हैं, जो उर्दू बोलते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है। मुस्लिम समाज भारत के अंदर एक प्रकार से रूल करता था एक समय पर, सबको पता है ये बात। एटलीस्ट उत्तर के क्षेत्रों में काफी सीमाएं उनके पास थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद क्योंकि वो अपने आप को प्राइम समझते थे, सुप्रीम समझते थे, तो उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने से मना कर दिया। और जो हिंदू था, हिंदू समाज का कुछ वर्ग माफ कीजिएगा अंग्रेजी पढ़ने लग गया, तो उनको हायर जॉब्स मिलने लगी। और जो मुस्लिम पक्ष था, मुस्लिम पक्ष को जॉब्स नहीं मिल रही थी। और इसके कारण क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं कि जो लोग अपने आप को शहंशाह समझते थे, उन लोगों को अपने काम करवाने के लिए हिंदुओं के पास अब जाना पड़ रहा है। और ये परिस्थितियां धीरे धीरे चलती हुई 1856-57 तक पहुंचती हुई 1857 की क्रांति में बदल जाती हैं। अगर आप 1857 के पूरे इतिहास को पढ़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से उसमें जो मुस्लिम पक्ष था वो बहुत प्रभावी था। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन अवध जो राज्य हुआ करता था उसको अंग्रेजों ने लूट लिया था, अंग्रेजों ने अपने पास मिला लिया था 1856 या 55 में, वो भी एक कारण था। मेरा कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि सेक्युलराइजेशन जिसको हम कहते हैं कि ये कन्विक्शन आ कहां से रही है, उसकी शुरुआत वहां से होती है जो मैकॉले ने स्टार्ट किया। मैकॉले ने भारत के अंदर सेक्युलराइजेशन स्टार्ट किया। अदरवाइज 1857 में जो मंगल पांडे ने अपना स्टैंड लिया था वो तो गाय के ऊपर लिया था, गाय के कारतूस उसके पास आ रहे थे तो उन्होंने अपना स्टैंड लिया था उसके ऊपर, और पूरी क्रांति एक तरीके से उसके बाद उन्होंने छेड़ी थी। जो मुस्लिम पक्ष था उसका रीजन अलग था। लेकिन उसके बाद जब हम आगे जाते हैं, उसके बाद अगर हम 1900 की शुरुआत में बात करें तो गांधी जी का जब से उदय होता है उसके बाद हमें क्या मिलता है वहां पर देखने के लिए। उसके बाद हमें खिलाफत आंदोलन मिलते हैं, आजादी मिलती है। आजादी के बाद हमें जो बंगाल में दंगे मिलते हैं, नोआखली मिलता है, इस प्रकार की चीजें। आजादी के बाद भी हमें क्या मिलता है, आजादी के बाद सेक्युलर लीडर मिलते हैं। और 1960s के अंदर भारत का जो सिलेबस है किताबों का वो चेंज होने लग जाता है।
1960s के अंदर मैं आपको बताऊंगा, एक महाशय थे नूरुल हसन, जिन्होंने आई थिंक बाद में जेएनयू का निर्माण भी किया था। तो नूरुल हसन वाज द पर्सन जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इनका जो बच्चे पढ़ेंगे उस सिलेबस को बनाइए। उससे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो तो भाई माशाअल्लाह वो तो मक्का से पढ़े हुए मौलवी थे, मौलाना थे। तो ऐसे लोगों के हाथ में हमने अपने एजुकेशन को दे दिया। इसी प्रकार से जो हमारा एंटरटेनमेंट था, जो कि लोगों के माइंडसेट को शेप करता है, आज की डेट में तो बहुत ही बड़ा हथियार है वो, तो उसके अंदर भी हमने देखा है कि किस प्रकार से 1930 से ही जो कम्युनिस्ट हैं उन्होंने पूरे सिनेमा के क्षेत्र पर एक तरीके से आधिपत्य स्थापित करके रखा था। और वो फिर 80s तक जाते जाते वो दाऊद के साथ चला गया, दाऊद के हाथ में चला गया। दाऊद वाज जिहादी। तो ये हमारा एंटरटेनमेंट और जो एजुकेशन है उसने हमारे माइंड को इस तरीके से शेप किया है कि अधिकांश बच्चे, जो मैं अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं एक मिलेनियल हूँ, तो मेरी जनरेशन में मेरे थॉट वाले बच्चे मिलने मुश्किल होते थे। मुझे अच्छे से याद है चीज, मैं माइनॉरिटी में था उस समय। आज की डेट में मुझे मिल जाते हैं थोड़े बहुत माइंडसेट चेंज। सो अन्ना, मैं इस पूरी स्टोरी का बेसिकली ये स्टोरी मैंने किस लिए बताई, मैं आपको उस डायरेक्शन में लेकर जाता हूँ कि इट स्टार्टेड विद कोलोनाइजेशन, द कन्विक्शन दे आर गेटिंग कि आज की डेट में वो हिंदुत्व इज फासिज्म एंड व्हाटएवर दे आर सेइंग, वो कन्विक्शन वहां से शुरू होती है जहां से ये कोलोनाइजेशन स्टार्ट होता है। सो डू यू थिंक कि हमें अगर इस चीज को इरेडिकेट करना है, इस कन्विक्शन को उनके भीतर से निकालना है और डेटा ओरिएंटेड पॉइंट बताने, भाई देख लो ये क्राइम का डेटा देख लो यार, ये उनके भीतर कन्विक्शन लाना है, तो वी हैव टू डीकोलोनाइज। That's where I'm focusing more on action. Yes, we have learned a significant amount of work has happened, especially the northern part of India, about raising Hindutva. In southern part, there are hardcore Tamil Nadu, Kerala, etc. Karnataka is good. I mean, we will restore BJP there, our governments there. That's not a big problem. Government will keep changing very swiftly. But coming to this, transforming the, taking action, taking our step towards action. Currently, the situation is most of our Hindus are still in the Western dreams. Everybody is going to US. When you go there, the first thing what happens, they'll cut the Mangal Sutra and you're dressed Veshadhar and everything will change. And the way you walk to office, it's not a Hindu. And when you're working for money, you will have to act according to their governments, their culture, their customs, etc. And that will get into your blood slowly. Even you will even forget how to light a lamp. And I have just like you're talking about your friends, you're a minority. Even my friends, I come from NIT Warangal. All of my friends went to US. They talk in such an anti-Hindu and anti-Indian language that you can't even imagine that. I come from such a college, and Guru's grace I'm into this field. But majority of people were still influenced by the cultures of the West, movies of the West, imitating the West, being in the country. When they come back to the country, I don't know what they will do. A huge step has to be taken in this direction. There are few very good, even in the British and UK, very good communities of Hindu Heritage Foundation, etc., working for Hindutva, but they're very minimal. People who are sided, who are converted into that particular religion, into a different dharma, whatever they call, are very more in number. In our culture, especially in Tamil Nadu, there is a culture known as Nana Nanis. This is a very brilliant group who have a bunch of retired IAS, retired IPS, and people who shift their homes from the West. They form a group known as Nana Nanis. They've got such a knowledge about our country. I interacted with few of them. If you listen to their stories, hours will go on. And these are people who don't have any social media accounts, but they have brilliance. One man actually has written 80 books. He's then scared that, my wife will burn all those books after I die. If you want, you can take it. But today, if you look at the social media trend, idiots who don't know anything about Hindutva are becoming 1 million follower viral. But the true information, I just want to present with you where the work has to be done. A lot of work has to be done in this area.
only then we can move from conviction to responsibility and then to action. Okay. Thank you. So कार्तिक, अभी जैसे अन्ना was saying, और मैं इसको जो पूरी बात थी उसको डीकोलोनाइजेशन की तरफ लेकर गया था. अभी क्या होता है कि जब आज की डेट में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो पाठ्यक्रम है उसको चेंज किया गया है कुछ लेवल पर. मे बी पीपल आर एक्सपेक्टिंग मोर, बट काफ़ी हद तक जब मैं उसे स्टडी करता हूँ तो काफ़ी हद तक चेंज किया गया है चीज़ों को. इवन देयर थिंग्स लाइक वी मेड अ फिल्म ऑन स्वास्तिका. सो साइलेंस ऑफ स्वास्तिक एक फिल्म बनाई थी हमने जो कि बताती है कि किस प्रकार से हिटलर का जो सिंबल था दैट वाज नॉट स्वास्तिक, दैट वाज अ क्रिश्चियन सिंबल जिसका नाम हिकन क्रॉस था. सो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं आज भी हमारे पाठ्यक्रम में आपको मिल जाएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं. सो डू यू थिंक कि जो न्यू गवर्नमेंट है जो ये पिछले 10 साल से चल रही है उसने अपना रोल कुछ निभाया है इस डायरेक्शन में, या फिर और अभी कुछ करने की ज़रूरत है काफ़ी? नहीं, कुछ निभाया है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वी आर मच बेटर देन व्हाट वी वर बिफोर 2014, उसमें कोई डाउट नहीं है. मेरा प्रॉब्लम बस इतना है, अगेन दैट गुड बॉय इमेज, कि देखो भारत के पास अभी इतना टाइम नहीं है. ये मैं कहता रहता हूँ, भारत इज टॉरस लग्न विद राहु इन लग्न. और ये चीज मैं बहुत ओपनली कहता हूँ कि जब हम कहते हैं कि भाई भारत का हाफ फ्रंट, हाँ मैं भारत को कहता हूँ हमेशा, अपने टॉप लीडर्स को भी कहता हूँ कि भाई डिफाइन योर एनिमी वेरी क्लियरली ना, एड्रेस द एलिफेंट एज इट इज and deal with the elephant in the language it understands. तो कब तक हम ये इतने बड़े नेशन होके हम एक बी कोडेड लैंग्वेज में बात करेंगे? हाफ फ्रंट है, 1.5 फ्रंट है, 1.25 फ्रंट है. भाई डिफाइन करो ना, कश्मीर का प्रॉब्लम क्या है? भाई कश्मीर का प्रॉब्लम कोई पागल छोटे 5 साल के बच्चे को भी पता चलेगा कश्मीर का प्रॉब्लम क्या है. आप उसको स्वीटन करके बोलोगे कि यार ये तो यार भटके हुए नौजवान है, नहीं यार इनको तो हम 2 मॉल बना के दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे, नहीं यहाँ पे टूरिज्म बढ़ा के करेंगे, वो नहीं होगा. भाई ये नहीं होगा, और पहलगाम ने दिखा दिया कि नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल सपोर्ट के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है. तो माय प्रॉब्लम विद अवर हिंदू माइंडसेट और दैट गुड बॉय इमेज इज कि सामने वाला हमको ओपनली कह रहा है कि भाई हम आपकी बोटी बोटी कर देंगे, और हम कहते हैं नहीं यार वो तो भटका हुआ नौजवान है, एक्चुअली ही डजंट मीन दैट. और वो सेकंड टाइम वापस बोलते हैं नहीं आई एग्जैक्टली मीन व्हाट आई एम सेइंग. तो हम बोलेंगे नहीं यार इसको, यार ठीक है यार इसको थोड़ा अनाज खिलाओ, इसको थोड़ा एक हाथ में कंप्यूटर दो, वो ठीक हो जाएगा. तो माय प्रॉब्लम इज जब एक गवर्नमेंट एट द टॉप इज हैविंग सच अ माइंडसेट जहां पे वो सामने लिखा हुआ है जिसको हम राइटिंग ऑन द वॉल कहते हैं, और वो उसको 20 साल का प्रोग्राम में चलाएंगे, तो भैया 20 साल तो भारत के पास है कहां? ये चीज मैं ओपनली कहता हूं, 20 साल है कहां भारत के पास? तो हमको तो जो 15 साल में आप एक अच्छा चीज करते हो, जैसे क्रिकेट के मैच में मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, एक जमाना था जब 250 वाज अ विनिंग स्कोर. हाँ, आज के टाइम में तो 2020 का क्रिकेट में वो 250 भी चेजेबल हो गया. उसी हिसाब से हमको हमारे पॉलिटिशियंस को एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि भाई आप एक अच्छा डिसीजन करके 3 इलेक्शन लड़ोगे, भैया वो जमाना नहीं है अभी. यहाँ पे तो ईयर ऑन रिफॉर्म्स आफ्टर रिफॉर्म्स करना पड़ेगा. और हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि यार देखो यार ये तो हम करना चाहते थे, लेकिन यार ये तो देखो जुडिशरी की वजह से ऐसा हो गया, यार ये तो हम करना चाहते थे यार ये, लेकिन यार ये बाबू लोग हमको करने नहीं देंगे. तो भैया आप फिर हमसे वोट क्यों मांग रहे हो? अगर आप इस चीज पे प्राइड लोगे कि भैया एजुकेशन में ना हमने कॉमा चेंज किया ना फुल स्टॉप चेंज किया और उस चीज पे हम ताली बजाए, तो वो कैसे पॉसिबल है? और अगर हम कुछ बोलेंगे तो भैया एंटी नेशनल आप बना दोगे. पर समवेयर डाउन द लाइन हमें एज ए नेशन ये एक वोक माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि भैया हमको अच्छा दिखना है हमको. और कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम है जहां पे आप कनाडा ले लो, यूएस ले लो, वर्ल्ड ओवर, जहां पे हिंदूज आर सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि पता है यार ये कुछ नहीं करेगा. एक गांधीयन कॉन्सेप्ट है कि भाई एक गाल पे लाफा मारेगा तो वो दूसरा दे देगा, बोलेगा छोड़ो यार जाने दो.
जबकि किसी और के साथ वो करेगा तो वो भले एक समय के लिए खा लेगा थप्पड़, लेकिन 15 मिनट के बाद 100 लोग को लेके आएगा। हमारे यहाँ पे तो 100 लोग क्या, एक जन को पूछेंगे बोलेगा यार मेरी तो अभी मीटिंग है, एक काम करिए और 1 घंटे के बाद जाते हैं, राइट। सो अगेन प्रायोरिटाइजिंग मनी ओवर इंटरनल सिक्योरिटी, और ये चीज भारत का क्लियर है। मैं आपको ओपनली कह रहा हूं कि भाई 12 साल है भारत के पास मैक्सिमम। इफ वी आर नॉट गोइंग टू चेंज देन इवन गॉड कांट सेव भारत। सो आई थिंक वी हैव अ ग्रेट सेशन। अभी आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों की तरफ पढ़ना चाहूँगा, बट उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जैसा कार्तिक ने बोला, मैं इस बात को कई मंचों से कह चुका हूँ और यहाँ पर भी कहूँगा, ये जो जिन इन्फ्लुएंसर्स की हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, दे मे बी हैविंग एन एजेंडा। कुछ लोग इनमें से हो सकते हैं वो सेक्युलर हों, सच में सेक्युलर आज की टर्म डेट में क्या टर्म है क्या नहीं, उसका क्या डेफिनेशन है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। कुछ लोग इनमें से हो सकते हैं एथीस्ट हों, उनके अपने मुद्दे हो सकते हैं, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इतिहास से सीखते हुए यदि हमने वर्तमान को नहीं सुधारा और भविष्य की तरफ नहीं देखा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हिंदू समाज एक कबूतर की तरह बिहेव कर रहा है जिसकी तरफ एक बिल्ली आ रही है। उस कबूतर को लग रहा है कि बिल्ली कुछ नहीं करेगी, लेकिन बिल्ली को पता है, बिल्ली की नीयत उसे पता है बिल्ली को क्या करना है। और दूसरी तरफ हिंदू समाज को ये जानना होगा, ये याद करना होगा कि हिंदू कबूतर नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास जटायु का है। ये बात हमें याद रखनी है। I mean, meaning to say, next time if you see a post when somebody says Himalayas in 15 points, just ask him, bloody, have you ever trekked Himalayas? Have you gone there? How you know how the mountains look? What the hell? 15 points में the Himalayas? ओके, सो मैं आप लोगों के प्रश्न यहाँ पर लेना शुरू करता हूँ। ये सुभाषना रेड्डी जी हैं, इनका प्रश्न आता है कि व्हाट इज योर ओपिनियन, आई लिव इन यूएसए, मैनी पीपल आस्क अबाउट हिंदुइज्म, माय आंसर इज एनीबडी कैन नॉट बिकम हिंदू अनलेस ही इज बॉर्न इनटू द सेम। व्हाट इज योर ओपिनियन? नहीं, मुझे नहीं लगता है। एक तो बेसिकली जो सनातन सिस्टम है, और ये कहीं ना कहीं हमारी एक फॉल्ट लाइन भी है, क्योंकि हमने सारे दरवाजे बंद करके रखे हैं, और सेकेंडली टाइम हम लोग कंप्लेन भी करते हैं कि भाई हमारा पॉपुलेशन कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको एज ए सोसाइटी एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कहीं ना कहीं वी हैव आल्सो टू अडॉप्ट अ सिस्टम वेयरइन पीपल हैव टू फाइंड इट इजी टू एंटर द सिस्टम। अगर हम इतने रूल्स बना देंगे, इतना सब कुछ करेंगे, देन वी आर ओनली शूटिंग ऑन आवर फुट। तो इट शुड बी एन ओपन वे। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई गायत्री मंत्र किसी टाइम पे वाज अ मस्ट कंपलसरी, और ये गायत्री मंत्र भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की कुंडली में राहु लग्न में है, और राहु को सिर्फ एक प्लैनेट ठीक कर सकता है, और वो है सूर्य। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भाई कई बार जो राज ज्योतिषी वैदिक रेमेडीज देते हैं ना, उसमें बहुत हायर पर्पस होता है, और राहु इज इन द साइन ऑफ वीनस। तो राहु का प्रॉब्लम कहाँ है कि भाई राहु वुड हैव बीन इन लियो, तो पीपल हु वर्शिप ऑन संडेज। राहु इज इन अ हाउस ऑफ वीनस व्हिच इज बेसिकली पीपल हु प्रे ऑन फ्राइडेज। तो ये तो भारत की कुंडली में प्रॉब्लम दिखा हुआ है, हमारे राज ज्योतिषियों ने 1000 बार बोला हुआ है। माय प्रॉब्लम इज के व्हाई डोंट वी एड्रेस द एलिफेंट इन द लैंग्वेज इट अंडरस्टैंड्स। तो सनातन में हमको एक चीज रखनी पड़ेगी कि वी हैव टू बी ओपन टू इट। कई बार वो एक हमको भी ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, हमको भी जैसे एक हिंदू है तो एक फॉल्स प्राइड हमको नहीं रखनी चाहिए दैट वी आर द सुपीरियर बीइंग। बेसिकली एक मिशनरी अप्रोच जिसको हम कह सकते हैं। हाँ, तो वी हैव टू बी आल्सो लिटिल चिल्ड आउट। Ji, if I may answer, see, it's very. There is only one important thing to be observed about Gayatri Mantra, that if you observe Vishwamitra is being seduced by Menaka and stay there, you will actually stay there. But he has given Gayatri Mantra, which can be sung and inculcated by anybody who can come from any Varna in Hindutva. There is no necessity that if you come from Vaishnava, you read only Vedas. There are restrictions for Vedas actually. That only so and so people come from so and so sects can read it. But Gayatri Mantra he has given for everybody, right? You have to observe what he has achieved after the perversion. Don't be a pervert. जैसे इवन फॉर
जो हम पहनते हैं यज्ञोपवित्र, वो तो इवन द विमेन यूज्ड टू वेयर। ये तो अभी अभी की बात है जहां पे हमने इतने रूल्स एंड परमिटेशन कॉम्बिनेशन कर दिए कि भाई आपको ब्राह्मण ही होना, ये होना है। भाई क्षत्रिय भी पहनते थे, इंक्लूडिंग आवर वुमेन, दे यूज्ड टू वेयर द यज्ञोपवित्र एंड गो टू द बैटल। इसमें मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा कि 1820s में एक अंग्रेज था, मैं उसकी पुस्तक का नाम भूल गया हूँ, उसने बेसिकली क्या किया था कि भारत की जितनी जातियां हैं, एक्चुअली वो साउथ इंडिया में वो ट्रैवल कर रहा था उस समय, उसने भारत की जो जातियां हैं उनके चित्र बनाए थे। तो उसने कुम्हार का चित्र बनाया, उसने लोहार का चित्र बनाया, उसने सुनार का चित्र बनाया, उसने सबके चित्र बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, एवरीथिंग। और उसने राजस्थान तक उसने चीजें कवर की थी। तो उसने जो चित्र बनाए हैं उसमें आप लोहार को, सुनार को, कुम्हार को, इन सबको भी जनेऊ पहने हुए देखेंगे, त्रिपुंड लगाए हुए देखेंगे। ये स्पष्ट रूप से आप, मैं उस पुस्तक का नाम भूल गया हूँ, उस अंग्रेज का नाम भी भूल गया हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा उस चीज के लिए, लेकिन आप इसको थोड़ा सर्च करेंगे, यू कैन फाइंड इट इजीली। मैंने किसी अपने वीडियो में कवर की थी ये चीज। बाकी मैं सुजाता देशमुख जी हैं, इनका प्रश्न है कि हाउ कैन वी यूज आवर कल्चर एज अ सॉफ्ट पावर टू काउंटर एंड रेज अवेयरनेस इन द वर्ल्ड। देखिए, इसमें बेसिकली अपने कल्चर को सॉफ्ट पावर की तरह यूज करने का मतलब होता है बेसिकली आपको जो फिल्में हैं, फिल्में सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर होती हैं। आपका जो म्यूजिक होता है, ये जो चीजें होती हैं, ये आपकी जो संस्कृति होती है, बेसिकली कल्चर होता है, वो सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर होता है। और इसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बड़े लेवल पर। आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि 1930 के बाद से जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसके ऊपर कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया था, और 1970s के बाद से जो जिहादी तत्व थे, जो अंडरवर्ल्ड था, उन्होंने कैप्चर कर लिया था। आज की डेट में जब से आई थिंक पिछले 25 सालों से जब से फिल्म इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का दर्जा मिला है, तब से फाइनेंस के जो अंडरवर्ल्ड का फाइनेंस है वो छूटा है, और बट जो इकोसिस्टम बनाया गया था जिहादी तत्वों के द्वारा, वो आज तक बैठा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो वी नीड न्यू टैलेंट जो कि उस इंडस्ट्री में घुस सके, या फिर ना भी घुस सके तो अपना जिस भी प्रकार का पुरुषार्थ करना है तो उस पुरुषार्थ से वो फिल्में बनाए। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि फिल्में ऐसी बन रही हैं। देयर इज अ न्यू फिल्म कॉल्ड हक, जो कि शाह बानो केस पर बनी है। आज से 10 साल 15 साल पहले कौन सोच सकता था कि ऐसी फिल्म आएगी? हैदर जैसी फिल्में आती थी, राइट? सो दिस इज माय पॉइंट, थिंग्स आर चेंजिंग, बट शायद उस पेस से चेंज नहीं हो रही है जितना हम चाहते हैं। सो दैट इज द आंसर सुजाता जी, मैं आपको ये देना चाहता था। बाकी पीयूष वर्मा जी हैं, you guys get so many threats and even your content also get removed from internet. So how do you stay motivated bearing all this torture and still you did not give up? I actually did not come to YouTube just for the sake of standing in YouTube. I'll just ask you one question. Just for the simple reason that the government destroyed Babri Masjid and built Ram Mandir, Muslims are not voting for BJP. Do you know this? Nobody is voting for BJP. But for many years and decades, Congress has massacred Hindus, lakhs of Hindus, love jihad, 2G scam, spectrum scam. India is completely, they have sucked the blood out of India, but still Hindus are voting for Congress. Why? For this reason, I'm still standing there, I'm still vibrating, I'm still want to come and speak up. At least in this talk, at least if one person get inspired by this, they'll pass on this message to their kids and friends. And tomorrow, it's all about votes, right? We are in a democratic nation where it's a people's government. And if we elect a wrong government, tomorrow if Congress comes to power, really we want to appreciate and thank Jaipur Dialogues that we can openly address these words. Earlier, just 5 years back, this is not the situation. It was totally different. Yes. Yes. Exactly. बाकी इस प्रश्न के उत्तर में एक छोटा सा आंसर देना चाहूँगा। जब मैंने एक भारत में आतंकवादी हुआ करता था जिसका नाम था जर्नैल सिंह भिंडरानवाले, मैंने उसकी स्टोरी को कवर किया था। उसके बाद मुझे बहुत थ्रेट्स आई, और पंजाबी में थ्रेट्स आ रही थी, तेनू वड़ देंगे, तेनू ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बोल रहे थे बेसिकली तुझे खत्म कर देंगे, इस टाइप के मेरे पास मैसेजेस आते थे उन दिनों। शुरुआत में, मुझे ऑनेस्टली बताऊंगा, शुरुआत में
मुझे लगा कि यार कुछ गलत काम तो नहीं पकड़ लिया तूने, लेकिन उसके बाद जब ये थोड़े दिनों बाद नॉर्मल चीज होने लगी तो मेरे पास इसका एक बहुत ही नॉर्मल सा आंसर आज की डेट में रहता है। कोई भी मुझे थ्रेट भेजता है तो मैं सीधा सीधा बोलता हूं, बेटा मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो क्या खत्म करोगे आप, क्या खत्म करोगे? तो ये बहुत ही लंबा प्रश्न है, मैं इसको बाद में लूंगा। हाँ, सो विनोद के लिए ये प्रश्न है, एक्चुअल हिंदू पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग बिलो 1 which is irreversible. I didn't get this question. This is actually one of my short video went viral अच्छा, where I actually calculated the amount of Hindu percentage in our country. I may repeat this. No. Hindu population, yeah, if you take the amount of Hindu population, as per the Google records, it's 80%. Take out the amount of Hindus who went to US, almost half of them, 50%. Okay, if you want to, I don't want to be conservative, let's say 60%. In that, how many of them are converted Christians? 15%. In that, how many of them are communists? Communists talk more anti-Hindu than anti-Hindu, by the way. So remove them. And then in the remaining 30%, let's say, how many of them know actual Hindutva? It will reduce the 1%. I'm not exaggerating the numbers. You can check and verify. So these 1% people you will find here and there on stage or in the audience who are interested in moving your daily schedules and taking out time to listen to Hindutva, to do something for the nation. It's hardly 1%. okay. So last two questions. I am working on translating ancient scriptures from Tamil to Hindi and English. How to get funding and research support from businesses on this? यार ये आपने बहुत ही मुश्किल प्रश्न पूछ लिया है, क्योंकि फंडिंग एंड बाकी चीज़ों के लिए तो हम भी घूमते रहते हैं, हमें आज तक नहीं मिली। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम लोग बस कोशिश करते रहते हैं किसी तरीके से चीज़ें। बाकी आप लोग जो हैं हमें सपोर्ट करते हैं, वैसे ही आप भी कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको भी ये सपोर्ट मिल जाए। इसके अलावा मेरे पास कोई आंसर नहीं है आज की डेट में, इसलिए बिकॉज Actually, this can be answered in a philosophical and spiritual way, but it will be pointless. I don't want to give any free advices here. Just that if you are cleaning your home or your street, who will pay you? End of the day, you will get a clean street. That's all. Nobody will pay you. The way I see is the entire party is a volunteer-run party. It's backed by RSS. What is RSS? They are all Karyakartas who risk their lives. In Kerala, you might have seen they have captured a picture of sarcastically the blood of RSS murder. One person who's murdered RSS. It has formed the map of an India map on the road. That's the kind of horrible situation that we are in. okay, so we are taking this last question because we are running out of time. So question to Vinod Anna. Has yoga helped in any way understanding Shatrubodh? If yes, how? Of course, brilliantly. First of all, the first step that in yoga is understanding the enemy within. What is the enemy? Our own ego, right? Ravana, before Rama killed Ravana, he was already killed long back by his own ego. The attitude of not listening to anyone. Vibhishana guided him, don't go this way. Rama himself, a peace for peace in the beginning. He did not listen. End of the day, happened. So this yoga and the spirituality inculcates this. We tend to see our own personality. We will get a lens to see our own personality before we take an action. Like Krishna says, Yogastha Guru Karmani. First, you establish yourself in yoga and then do action. In that way, it helps a lot. Okay. So we are wrapping up this session because we are running out of time. और मैं अंत में केवल एक चीज़ के साथ इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा, बिकॉज जो एक पूरा थीम है दैट इज़ शत्रुबोध। शत्रुबोध के बारे में हमने बात की है। हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जहाँ पर शस्त्र नहीं होते वहाँ पर शास्त्र भी पछताते और रोते हैं।
जहां पर शस्त्र नहीं होते वहां पर शास्त्र भी पछताते और रोते हैं, और ऋषियों की तपस्या तब जाकर सिद्ध होती है जब पहरे पर धनुर्धर राम खड़े होते हैं। On this note, we'll wrap up the session and thank you very much for joining us. Thank you very much. अंग्रेजी में you should know where to use slipper and where Namah to use Shivaya. tongue. That's all.